सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, जिसका नाम है अनुसंधान नैतिकता या रिसर्च एथिक्स। दोस्तों, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी स्कॉलर्स हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या सलेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहना मतलब आपको अगर ये टॉपिक नहीं किया तो आप समझ लीजिए किसी भी, या तो पीएचडी स्कॉलर में आपको अच्छे नंबर, या फिर नेट किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं आप, या सेलेक्ट करना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो रिसर्च एथिक्स यानी कि अनुसंधान नैतिकता फर्स्ट पेपर के लिए, नेट और सेलेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में, जिस प्रकार मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि कैसे आपको अपना एथिक्स लिखना है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और बहुत लोगों ने देखा है। तो अब उसी की तरह मैंने इसमें डाटा इकट्ठा किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं भी खुद नेट क्वालिफाई हूँ और पीएचडी मेरा रनिंग है। तो कुछ जो मैंने अनुभव किया है या कुछ चीज़ें जो पढ़ी हैं, मैं आपको वही शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स है क्या। दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है। जैसे अनुसंधान नैतिकता को अनुसंधान नीति, यानी कि कोई भी काम करने के लिए एक नीति होती है, तो इसी प्रकार रिसर्च करने के लिए जो एक नीति है, या अनुसंधान आचार संहिता, या इसको आचार संहिता कह ले, अनुसंधान आचरण कह ले, या अनुसंधान व्यवहार, यानी कि जो आपका बिहेवियर है होना चाहिए एक कुछ क्वालिटी का। तो इसी प्रकार रिसर्च के अंदर अनुसंधान नैतिकता एक जो है आचार संहिता के रूप में, अच्छा व्यवहार के रूप में और एक नीति के रूप में होती है। दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया है, नैतिकता का पालन वैसे तो ज्ञान उत्पन्न करने से लेके प्रयोग करने और लागू करने तक है। यानी कि अनुसंधान के अंदर जो नैतिकता पार्ट है, वैसे तो क्या है, जैसे मान लें ज्ञान उत्पन्न करना, यानी कि आप किसी ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, रिसर्च करने के लिए शुरुआत करते हैं, उससे लेके उसके उपयोग करने तक, यानी जो आपने ज्ञान नया प्राप्त किया है और उसको कोई उपयोग कर रहा है, तो उसमें भी उपयोग में भी सही नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसको गलत प्रयोग करे या गलत उसका फ़ायदा उठाए। तो नैतिकता वहाँ तक होती है और वहाँ तक लागू होती है, करने तक होती है। अनुसंधान नैतिकता का व्यापक महत्व है, लेकिन हम यहाँ पर अनुसंधान में नैतिकता के बारे में बात करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अनुसंधान नैतिकता वैसे तो ज्ञान उत्पन्न करना, यानी कि रिसर्च के शुरुआत से लेके और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, यानी कि आपने जो फाइंडिंग निकाला वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, और नेक्स्ट निर्णय के बाद उसको अगर कोई प्रयोग भी करता है तो वो अच्छे काम के लिए प्रयोग करें, ना कि गलत काम के लिए। तो वहाँ तक नैतिकता है। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ अनुसंधान के दौरान जो नैतिकता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अनुसंधान नैतिकता रिसर्च के उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। यानी कि जो अनुसंधान नैतिकता है या रिसर्च एथिक्स है, वह क्या है, रिसर्च के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, कहना मतलब किसी भी काम को करने के लिए हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व होता है, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। संचालन करने के लिए दिशा निर्देश, यानी कि आपको रिसर्च करते हुए कैसे रिसर्च करना है, इसके नियम क्या होंगे, दिशा निर्देश क्या होंगे, वह प्रदान करती है। इसके अलावा यह उच्च नैतिक मानव सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान करने वाले रिसर्चकर्ता को शिक्षित और निगरानी करता है। यानी कि जो भी अनुसंधान कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, उसको उच्च नैतिकता मानक जो हाई लेवल के मानक हैं, सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान रिसर्चकर्ता को शिक्षित, यानी कि उसको शिक्षित करना, ज्ञान देना और उस पर निगरानी करने की काम भी अनुसंधान नैतिकता करती है। अब चलते हैं दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे बोल सकते हैं या कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुसंधान नैतिकता रिसर्चकर्ता को रिसर्च के दौरान नैतिकता से मुद्दों पर विचार करने में मदद करता है। यानी कि नैतिकता मतलब नियम से, आचरण से, अच्छे व्यवहार से मुद्दों पर विचार करने के लिए मदद करता है। यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं, नैतिकता उसमें क्या करेगी या रिसर्च एथिक्स क्या करेगी, उस रिसर्चकर्ता को वो ऐसा गाइड करेगी कि आपको जो भी काम करना नैतिकता से करें और अच्छे आचरण के साथ करें
और अच्छे कहने मतलब मुद्दों पर विचार करें, ना कि गलत। और साथ ही अच्छे शोध आचरण और अनुशासन से कार्य करने के लिए दिशा निर्देश करती है। साथ ही अच्छा शोध हो यानी कि अच्छी एक रिसर्च हो और उसमें एक अनुशासन से काम करने के लिए दिशा निर्देश करती है। कुछ नैतिक सिद्धांतों का सामान्यकरण निम्न प्रकार हमने किया है। कहने मतलब जो रिसर्च अनुसंधान है यानी कि अनुसंधान नैतिकता है, उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले अनुसंधान नैतिकता में आ जाता ईमानदारी, जिसको होनेस्टी बोलते हैं। रिसर्च में ईमानदारी से डाटा लेना, यानी कि जो भी आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा का एनालिसिस करना, निष्कर्ष निकालना, विधि और प्रक्रिया और प्रकाशन की रिपोर्ट प्रकाशित में, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपने कोई रिसर्च टॉपिक लिया, आपने उसके बाद उसके लिए डाटा इकट्ठा किया, फिर डाटा को आपने एनालिसिस किया यानी कि डाटा का आपने व्याख्यान किया, फिर उसके निष्कर्ष निकाले, फिर विधि और प्रक्रिया, साथ में प्रकाशन यानी कि लास्ट में आपने प्रकाशन में ईमानदारी नहीं, कहना मतलब ईमानदारी से प्रकाशित करने में विशिष्ट महत्व है। रिसर्च में डाटा लेना, डाटा एनालिसिस करना, निष्कर्ष निकालना, विधि और प्रक्रिया और प्रकाशन की रिपोर्ट प्रकाशित में मिथ्या बनाना या गलत तरीके से प्रस्तुत न करें। ईमानदारी ही होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलत तरीका नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, जिसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। रिसर्च में वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि निष्पक्षतावाद, बिल्कुल निपक्षवाद, यानी कि कोई भी किसी को पक्षपात नहीं होना चाहिए, के साथ प्रयोगात्मक डिजाइन में, डाटा एकत्र में, डाटा विश्लेषण में, डाटा की व्याख्या में, और ऊपर था ये भी डाटा की व्याख्या में, लेकिन यह एक सहकर्मी की समीक्षा में। सबसे बड़ी बात क्या होती है रिसर्च में, जो बायस आए हैं या बायस उत्पन्न हुए हैं, उसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी न किसी तरह से या तो क्षेत्रवाद के कारण या जातिवाद के कारण या किसी एक विशेष वर्ग के कारण या साथी को कुछ फायदा या कुछ वर्ग को फायदा देने के लिए क्या कर लेते हैं, जो उनके सहकर्मी हैं उनकी समीक्षा करने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या है वस्तुनिष्ठता में यह है, बिल्कुल भी सहकर्मी की समीक्षा जो की जाए, जो ओरिजिनल है वही किया जाए। कार्मिक के निर्णय में रिपोर्ट और कार्मिकों के निर्णय में रिपोर्ट लिखने में, विशेषज्ञों की सहायता में और अनुसंधान के अन्य सभी पहलुओं में पूर्वग्रह से बचना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं जो पहले से हमारी इमेज बन रखी है या हमको कुछ ऐसे सुन के या अपने किसी विशेष बारे में सुन के वो पूर्वग्रह से कहना मतलब उसको प्रभावित है, लेकिन उनसे बचना चाहिए या वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है सत्यनिष्ठा। रिसर्च में सत्यनिष्ठा का मतलब है कि सत्य के साथ प्रयोगात्मक डिजाइन में, डाटा एकत्रीकरण में, डाटा विश्लेषण में, डाटा की व्याख्या में, सहकर्मी की समीक्षा में, कार्मिक के निर्णय में, रिपोर्ट लेखन में, विशेषज्ञों की सहायता में और अनुसंधान के अन्य सभी पहलुओं में गलत और झूठ से बचना चाहिए। यानी कि जो भी ये प्रोसीजर है, जैसे रिसर्च के आपने स्टेप सुने होंगे, जो भी स्टेप हैं उनमें सभी में गलत और झूठ से बचना चाहिए। यानी रिसर्च में सत्यनिष्ठा होनी बहुत ही जरूरी है। चौथा है सावधानी, केयरफुलनेस। अपने स्वयं के कार्य और अपने साथियों के कार्य की सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक जांच करें। सावधानी का मतलब यहाँ है जो आप स्वयं कार्य कर रहे हैं और जो आपके साथी काम कर रहे हैं उनकी आलोचनात्मक जांच करें। अनुसंधान गतिविधियों का लापरवाह त्रुटियों और लापरवाही से बचने और सावधानीपूर्वक डाटा रखें। रिसर्च में सावधानी रखने से लापरवाही और त्रुटियों से बचा जा सकता है। यानी कि आपको जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, कार्य में आपके रिसर्च के नंबर 1 स्टेप से लेकर लास्ट फाइंडिंग तक का काम आ जाता है। वो भी जो भी आप डाटा रख रहे हैं और चाहे आपके साथी कर रहे हैं, फिर उनकी आलोचनात्मक जाँच करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसका पॉजिटिव सोचें, उसके बारे में नेगेटिव भी सोचें, उसके अच्छे बुरे सब तरह से उसके आलोचना भी के लिए भी तैयार रहें। सो इस चीज़ में सब सावधानी रखें। फिर 5 नंबर जो है इसमें दिया स्पष्टता या खुलापन, जिसको क्लियरिटी बोलते हैं। रिसर्च में डाटा, परिणाम, विचार, उपकरण, संसाधन आदि का साझा करें। यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी खुली होनी चाहिए। उसमें चाहे रिसर्च में डाटा कोई भी हो, जिसको भी लेने की आपको आवश्यकता हो,
परिणाम हो, विचार हो, कोई भी उपकरण जिसको लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं तो इसी एरिया में करूँगा या ये ही इन्हीं उपकरणों का प्रयोग करूँगा, इसी विधि का प्रयोग करूँगा, इन्हीं जो विचार के लोग हैं इनसे ही विचार लूँगा, नहीं, पूरा जितना भी आपको हो सकता है उसके लिए खुलापन रखें और साझा करें। साथ ही आलोचना और नए विचार के लिए अपने आप को भी खुला रखें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आपको कोई नए विचार देता है तो अपने आप को खुला रखें। उसमें ऐसा ना समझें कि मेरे को जो है इस तरह का कहने मतलब क्यों आलोचना की गई है, या मैं नए विचार या इस तरह के विचार जो में हो सकता है रिसर्च करता कि कुछ अपोजिट विचार वाले व्यक्ति हों, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि उनका गलत माने या गलत प्रभाव माने अपने आप पर, तो उनके लिए सब क्लियर होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। छठा पॉइंट है बौद्धिक संपदा का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि रिसर्च में बौद्धिक रूप से सम्मान करने का अर्थ है, यानी कि रिसर्च देखो एक बौद्धिक सम्मान जो है वो अलग, एक अगर समाज में देखो उसका अलग महत्व है। उसका है मान लिया हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो वेद या कहने मतलब कि हर धर्म की जो पुस्तकें हैं या उनके जो नीति नियम उन पे चलें। लेकिन यहाँ पर रिसर्च में अलग है। रिसर्च में बौद्धिक रूप से सम्मान करने का अर्थ है किसी सहायक सामग्री को सबसे अच्छे तरीके से, यानी कि जो भी सहायक सामग्री रिसर्च में प्रयोग हो रही है, जो भी उपकरण हो रहा है, जो भी नीति हो रही है, उसे बेहतर करने मतलब बेहतर अच्छे से आवश्यकता की समीक्षा को स्वीकार करें कि उस उपकरण का हम अच्छे से अच्छा या उस नीति का या उस विधि का कितने अच्छे से कहने मतलब और उसकी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मानव सम्मान, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। कॉपीराइट ऐसे जैसे मान लिया कुछ कॉपीराइट कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों का भी सम्मान करें। अनुमति के बिना अप्रकाशित डाटा, विधियों या परिणामों का उपयोग न करें। जहां क्रेडिट जरूरत है वहां क्रेडिट दें। कभी भी सात्य चोरी ना करें। यहाँ पर ये है जो बौद्धिक का मतलब आपका संपदा या सम्मान की बात आ रही है। अगर किसी का कोई डाटा है, बिना उसकी अनुमति के उस डाटा का यूज ना करें, या आपने किसी भी पुस्तक से, किसी भी साइट से या कहीं से भी कोई डाटा लिया है तो उसकी कहना मतलब क्रेडिट देना है तो उसी व्यक्ति को दें। ऐसा नहीं कि आपने लेने के बाद अगर जहाँ ज़रूरत है तो यही जो है रिसर्च में बौद्धिक संपदा का अपमान, वो कहना मतलब सम्मान होता है। ये अपमान अपमान के अंदर ही आ जाएगा कि आपने डाटा का चोरी कर लिया, किसी का डाटा चुरा लिया, कॉपीराइट कर लिया, या आपने साहित्य की चोरी कर ली। ये एक तरह की आपकी बौद्धिक संपदा का अपमान माना जाएगा। तो इसे सम्मान करें, यहाँ पर इस तरह का कोई भी कार्रवाई ना करें। फिर उसके बाद है गोपनीयता। तो गोपनीयता का अर्थ है गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन। जैसे मान लिया आप, वैसे गोपनीयता एक बहुत बड़ा मैटर है। एक अगर हाई लेवल पे देखे जाए तो भारत हर दूसरे देश से अपनी गोपनीयता छुपा के रखता है। कुछ ऐसी गोपनीयता सरकार एक दूसरी सरकार से, अपोजिट सरकार से कुछ अपने जो है मैटर को गोपनीयता रखती हैं। घर में छोटे से लेकर बड़े तक गोपनीयता एक बहुत ही बड़ा है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जो दूसरों को सहन नहीं करने चाहिए उनको। लेकिन रिसर्च में गोपनीयता का अर्थ गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन, यानी कि गोपनीयता के जो भी अधिकार हैं, किसी भी अधिकार का उल्लंघन, विश्वासघात, किसी भी जानकारी का दुरुपयोग जो या तो गोपनीय है या उपयोग वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है। यानी कि रिसर्च के अंदर कोई भी ऐसा पहले तो उल्लंघन न करें जो गोपनीयता के अंतर्गत आता है, या जो कोई ऐसी चीज़ है जो गोपनीय है या जिसका वैधानिक प्रतिबंध के अधीन है, यानी मतलब प्रतिबंध है, वैधानिक प्रयोग या उसका प्रयोग करना प्रतिबंध है, या रिसर्च में गोपनीयता को सुरक्षित रखें। जैसे प्रकाशन के लिए ये तो हो गए चीज़ें। आप कहना मतलब गोपनीयता का मतलब यहाँ पर ऐसा है, पहले तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो गोपनीय है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी व्यक्ति की, किसी देश की कोई ऐसी चीज़ है जिसका पर वैधानिक प्रतिबंध है कि इसको आप नहीं देख सकते हैं, ना इसका आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग ना करें। दूसरा, रिसर्च में गोपनीयता सुरक्षित रखें। जो भी जैसे इसमें सुरक्षित का मतलब क्या है, जैसे प्रकाशन कर रहे हैं उसको भी सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं पहले ही आपके प्रकाशन हुआ नहीं, आपका जो है कागजात जो सबने देख लिया, दूसरे ने कागजात या सहायक की सामग्री का भी जो गोपनीय रखें। कार्मिकों का रिकॉर्ड भी गोपनीय रखें। और मान लिया आपने किसी के व्यापार पे आप रिसर्च कर रहे हैं, छोटी सी यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, और वो व्यापार में कैसे उसने
फाइट किया है, कैसे वो किया है, और आपने उस पर रिसर्च की और पूरा उसका जितनी दिनों की मेहनत आपने जो है प्रकाशित कर दी या आपने सबको बता दिया, तो उसके जो उसने मेहनत की है उसके व्यापार पे असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी गोपनीय रखें। सैन्य जानकारी और अन्य किसी रोग पर रिसर्च करने जा रहे हैं या किसी कोई रोग है और वो बोलता है मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको परमिशन दे देता है और वो अपना रोग सब पब्लिश नहीं करना चाहता, तो उस बात का भी ध्यान रखें। उसका रिकॉर्ड ध्यान में रखने वाली बातें हैं। साथ ही बिना अनुमति गोपनीय डाटा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि किसी का भी कोई भी डाटा है तो उसको बिना अनुमति के प्रयोग न करें। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि के डाटा को चोरी न करें जब तक उनकी अनुमति न हो। और 8 नंबर पॉइंट है जिम्मेदारी से प्रकाशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो पब्लिकेशन होता है। जैसे अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, यानी कि जो भी आप रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्शन किया, आपने उसको एनालिसिस किया, आपने उसका जो भी विधि यूज करनी थी वो की, रिपोर्ट राइटिंग करने के बाद फाइंडिंग निकाला। फाइंडिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, एक आपको उसका प्रकाशन कराना होता है, जो एक रिसर्च का अग्रिम कार्रवाई अंतिम होता है। रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन न कि केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, साथ ही प्रकाशन में फिजूल खर्चियों, कॉपीराइट वाले प्रकाशन से भी बचना चाहिए। प्रकाशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपने डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो उसका क्या है, एक तो समाज को फ़ायदा होना चाहिए, देश को फ़ायदा होना चाहिए, या किसी विशेष वर्ग को फ़ायदा अगर वर्ग के लिए कर रहे हैं तो होना चाहिए उसमें, कहना मतलब। और ऐसा नहीं होना चाहिए फिजूल खर्ची कर दी आपने या कॉपीराइट से। ये सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रकाशन में किसी तरह का भी बायस नहीं होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है उत्तरदायित्व सलाह, यानी कि जैसे मान लिया रिसर्च में जो भी प्रोफेसर गाइड के लिए होते हैं, कोई भी जो है प्रोफेसर कहना मतलब रिसर्च करता है, उसका प्रत्येक जो है रिसर्च करता का एक गाइड्स होता है। वह छात्रों को शिक्षित करे, उनका दायित्व है। यहाँ पर आता है कि ये भी क्या है, एक अनुसंधान नैतिकता में है कि वह उनको गाइड करे, यानी कि गाइड अच्छे से करें, उनको शिक्षित करें। उत्तरदायित्व सलाह दें, यानी कि आपकी जो एक गाइड के तौर पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व सलाह दें, उनकी मदद करें और उन्हें निर्णायक बनाने में मदद करें और अपने निर्णय की अनुमति दें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सहकर्मी का सम्मान। तो इसमें जो है ये भी रिसर्च नैतिकता यानी अनुसंधान नैतिकता, शोध नैतिकता में रिसर्च में अगर रिसर्चकर्ता के साथ सहकर्मी है, आपके साथ एक ग्रुप है, तो आप अपने सहकर्मियों का सम्मान करें, उनके उचित व्यवहार करें। ऐसा नहीं है अगर वो कोई रिसर्च में आपका साथ कर रहे हैं और उन्होंने कोई डाटा कलेक्शन किया या उनके जो है आपके विचार से अलग विचार है, आप जो है सिर्फ कुछ कहना मतलब आपको जो एक तरह का पूर्वग्रह हैं या आप उनसे प्रभावित हैं, लेकिन दूसरे जो सहकर्मी हैं उससे नहीं है और वो आप उनकी बातों को नहीं मान रहे, तो यह भी नहीं होना चाहिए। सहकर्मियों का सम्मान करें और जो भी जो करते हैं उनका आलोचनात्मक साथ साथ कर सकते हैं आप, लेकिन उनका सही उत्तरदायित्व ढूंढें। अब नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। जो अनुसंधान या शोध नैतिकता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है, जैसे रिसर्च हुई, आपने सब कुछ डाटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, आपने फाइंडिंग निकाला, रिसर्च कर दिया, उसका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व ये है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। उस समाज के लिए ही हम कर रहे हैं, समाज के आगे बढ़ते हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं वो अपने पूरे वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको जैसे रिसर्चकर्ता को सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है कि वे अपने काम में सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान रखें। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें ऐसा होना चाहिए कि वह सामाजिक कल्याण के लिए है, खासकर जैसे समाज की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, यानी कि जो आपकी रिसर्च है जैसे समाज में क्या समाज की सुरक्षा के लिए आपको करना चाहिए, समाज की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, या मानव स्वास्थ्य से संबंधित है, सार्वजनिक शिक्षा, या आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक शिक्षा पर प्रभाव पड़े, लोगों को जागरूक हो, यानी कि या अन्य कोई भी मानव कल्याण के लिए प्रभावित है, यानी कि आपका सामाजिक उत्तरदायित्व ये बन जाता है कि मानव कल्याण के लिए प्रभावित हो या मानव कल्याण के लिए ही आपकी रिसर्च हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, साथ ही समाज के नुकसान से भी बचा जाए। आप फायदे तो देख रहे हैं, लेकिन दूसरा आपका क्या है दोस्तों, इसमें ये भी होना चाहिए कि वह ऐसा ना हो जाए कि जिससे कुछ समाज का या किसी वर्ग का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट है भेदभाव रहित। तो दोस्तों इसमें रिसर्च सहायक और रिसर्चकर्ता को अपनी सहकर्मियों छात्रों के साथ लिंग, जाति, क्षेत्र, वर्ग विशेष या अन्य कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो आया रिसर्च में तो छोड़ो, भारत में हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर हम इतने पूर्व ग्रह से प्रभावित हैं, खासकर किसमें, जातवाद में, लिंग के आधार पर। जात में देखें तो इतनी सारी वर्ग बना दिए हैं, स्वर्ण, पिछड़ा वर्ग, SC ST, हम एक दूसरे से, अब हमारे मन में एक पिक्चर बनी हुई है। उसके बाद लिंग में देखें तो पुरुष प्रधान समाज में हम अपने आप को मानते हैं। कहने मतलब हम अपने आप को, महिला को अपने बराबर रखने के लिए या उनके बराबर बातचीत करने के लिए भी आज भी हम इस स्तर पर नहीं पहुँचे कि उनको अपने बराबर रख सकें। क्षेत्रवाद में भेदभाव हो रखा, तुम इस क्षेत्र से हो, मैं उस क्षेत्र से हूँ, ये क्षेत्र ऐसा है, वो क्षेत्र ऐसा है। वर्ग विशेष, कोई एक वर्ग विशेष अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है, दूसरे वर्ग विशेष को जो है वो डाउन मानता है, कमज़ोर मानता है, या कोई भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो ये तो समाज में भी है, लेकिन ये क्या रिसर्च में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च जो होती है नया ज्ञान उत्पन्न करती है, नई चीज़ों को ढूंढती है, नया ही आविष्कार करती है। अगर इसमें भी ऐसा होगा तो हम फिर ना तो सही जगह पे और सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे, और ना ही हमारा वो लेवल होगा जो होना चाहिए। तो दोस्तों, जो वर्ग विशेष अन्य कारणों से भेदभाव नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। वैज्ञानिक क्षमता लिंग, जाति, क्षेत्र, वर्ग विशेष में जन्मजात नहीं है। दोस्तों, यह आपको अच्छी तरह मालूम होगा। मैं जो एक वैज्ञानिक है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं बताना था, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा पीरियड हो जाएगा। तो आपको, जैसे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनको जो है उनके टीचर ने ही बोल दिया था कि ये बच्चा जो है किसी लायक नहीं पढ़ने में, लेकिन उनकी मम्मी को जब पता चला, तो ये ज़्यादा विस्तार से न बता के शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने वो लेटर अपने पास रख लिया और लास्ट में आने के बाद वर्ड का वो एक होनिस्ट या एक कहते मतलब बहुत बड़े रिसर्चर या वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों, और कहा भी गया है, जो भी जैसे मान लें वैज्ञानिक क्षमता, जो वैज्ञानिक की क्षमता है वह किसी लिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि लेडीज ही हो सकती हैं, पुरुष नहीं हो सकता है, पुरुष हो सकता है, लेडीज नहीं हो सकती, या महिला पुरुष, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक क्षमता लिंग या जाति, इस जाति के ही वैज्ञानिक बनेंगे, इस जाति के नहीं बनेंगे, या फिर क्षेत्र के एक इस क्षेत्र में वैज्ञानिक पैदा होगा, उस क्षेत्र का नहीं होगा, वर्ग विशेष में जन्मजात नहीं है। यह निर्णय बिल्कुल हो चुका है। तो दोस्तों, इस चीज़ को, भेदभाव को मिटाना चाहिए, और रिसर्च में भी, और रिसर्च यानी शोध नैतिकता में भी इसका प्रयोग होना चाहिए। ये भी एक तरह की आपकी शोध नैतिकता आती है। सामर्थ्य, कॉम्पिटेंस यानी कि सामर्थ्य यानी कि योग्यता या कार्यनिर्वाह क्षमता होना चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है या योग्यता है कि नहीं है, या कोई कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है। अगर आपके अंदर नहीं है, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, या तो आप ऐसे करें, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, या फिर नहीं आता तो दूसरे को ज्ञान प्राप्त करें, या फिर आपके अंदर नहीं है तो फिर वो रिसर्च आपकी इतनी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही आगे कहा गया, अगर सामर्थ्य कम है तो आजीवन शिक्षा और आजीवन सीखने के नियमों के माध्यम से अपनी पेशेवर क्षमता और विशेषता को बढ़ाएं। जैसे कि माना गया है, क्या माना गया है, शिक्षा आजीवन ले सकता है व्यक्ति, कोई उसके लिए उम्र का बाउंडेड नहीं है, यानी कि कोई उम्र की रुकावट नहीं है। आजीवन सीखने का नियम यह बोलता है कि आप किसी भी नियम में सीख सकते हैं, और आप जो है नियम, उस नियम को अगर अपना के चलेंगे तो आपको आज नहीं आता, या थोड़े आप कमज़ोर हैं, या आपको उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो आप अगर उस नियम का प्रयोग करेंगे तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। अपनी पेशेवर क्षमता और विशेषताओं को बढ़ाएं, यानी कि जो आपकी पेशा है, जिस रिसर्च में आप क्षमता रखते हैं, विशेषज्ञ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, सुधार करें और अपना और बनाए रखें। समग्र रूप से विज्ञान में क्षमता को बढ़ाना देने के लिए कदम उठाएं, और साथ ही ऐसा कार्य करें कि विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आप नए नए प्रयोग करें, नई नई किताबें पढ़ें, नए नए रिसर्च करें, नए नए टॉपिक ढूंढें। अब चौथा है वैधता, रिसर्च नियमानुसार हो तथा उसकी रिसर्च नियम और संस्थाओं और सरकारी नीतियों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वैधता का मतलब ये है, रिसर्च नियम का मतलब आ गया, रिसर्च एक नियम बहुत ही बड़ा मैटर है, या नैतिकता ही कह दीजिए। रिसर्च जो है
शोध नैतिकता के अनुसार होनी चाहिए। उसकी रिसर्च नियम, संस्था और सरकारी नीति पालन है। जो कि मान लिया रिसर्च किसी संस्था में कर रहे हो, किसी वर्ग विशेष की कर रहे हो, और वहाँ के मान लिया आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हो, कहीं की किसी भी फील्ड में कर रहे हो या शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हो, तो जो वहाँ के नियम नीति है उनका भी पालन करते हुए किया जाना चाहिए। और इसमें लास्ट वाला पॉइंट है 15 नंबर, पशु पक्षियों की देखभाल। रिसर्च करते समय पशु पक्षी अगर रिसर्च की जा रही है, यानी कि पंछियों पर, पशुओं पर रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करते समय उनका उचित देखभाल करें। अनावश्यक गलत तरीके से पशु पक्षियों का प्रयोग न करें, यानी कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर पशुओं पर, पक्षियों पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी ये जवाबदारी है कि आप अच्छे से रिसर्च करें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे मैंने जो रिसर्च नैतिकता से या शोध नैतिकता से महत्वपूर्ण बिंदु थे, या इनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी 50-60 क्वेश्चन अलग से बनाए हैं। उसका एक वीडियो आपको जल्दी ही दूंगा, यानी कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके एक समझ में थोड़ा मोटा ये आ गया कि रिसर्च नैतिकता है क्या। बिल्कुल सरल शब्दों में, हिंदी में अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। जो भी जितनी भी मेरी योग्यता थी या जितना मैंने फाइंड आउट किया था, जो नोट्स बनाए थे, जो पॉइंट थे, हालांकि इनमें एक एक पॉइंट से अलग अलग से क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, लेकिन आपको अगर मोटा तौर पे रिसर्च नैतिकता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन उसमें से क्या है, 2 क्वेश्चन या 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो रिसर्च नैतिकता से, या 2-3 पॉइंट ऐसे होंगे जो रिसर्च नैतिकता से संबंधित नहीं है। या फिर उसमें क्वेश्चन आ जाता है सबसे अधिक, चारों पॉइंट हैं, आपको नैतिकता रखनी जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे रखनी है। जैसे मान लिया, आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, उसमें आ गया आपको रिसर्च या शोध नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है। 4 पॉइंट दिए, जैसे डाटा कलेक्शन करना, डाटा के एनालिसिस करना, उसके बाद दो डाटा को प्रकाशित करना, और फिर डाटा को क्या है, रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट राइटिंग लिखना। तो दोस्तों, इसमें अगर चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से या जो नया है इसमें है रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपने डाटा कलेक्शन में थोड़ी बहुत बायस हो गई या थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो चलेगा, एनालिसिस में भी हो गया, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट लिखने में ही रिपोर्ट बता रही कुछ, कहना मतलब आपने रिपोर्ट लिखने में ही गलत कर दिया, तो सबसे बड़ी नैतिकता की भूल यहाँ पर रिसर्च में यहाँ हो जाती है। या किस नियम में नैतिकता शुरू होती है, कहाँ से नैतिकता, जैसे कई पॉइंट आ जाएंगे, आपको किसी समस्या उत्पन्न करने में या समस्या को पहचानने में नैतिकता होनी चाहिए, डाटा कलेक्शन में नैतिकता होनी चाहिए, एनालिसिस करते हुए होनी चाहिए, पशु पक्षियों पर वो करते हुए नैतिकता होनी चाहिए। तो जैसे इसमें किस में नहीं है पूछ लिया, तो जो भी कभी कोई भी रिसर्च करता, कोई भी समस्या ढूंढता है या कोई समस्या को फाइंडिंग करते हैं कि मैं समस्या पर करूँगा, तो उसमें इतनी नैतिकता नहीं है। एक समस्या को ढूंढ सकते हैं, दूसरी समस्या ले सकते हैं। तो इस तरह के आपको ये चीज़ें भी क्वेश्चन में मिलेंगे। जो वह ये आप लेक्चर देखने के बाद जब वो वीडियो देखेंगे, 50 क्वेश्चन सिर्फ मैंने रिसर्च एथिक्स से बनाए हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक के जितना भी डाटा था मैंने पूरा इकट्ठा किया है, और सिर्फ इसी टॉपिक से। तो दोस्तों, आपको वो वीडियो भी कुछ दिन में मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों, मैं पहले से नहीं बोलता, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, या वीडियो को शेयर कर दो, लेकिन लास्ट में ज़रूर है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको देखने के बाद जो मेरी योग्यता थी उसके अनुसार मैंने बनाया आपको सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।